आज सुषमा निवास में बहुत ज्यादा चहल पहल थी, और होती भी क्यों ना, आखिर उनकी इकलौती बेटी निहारिका की आज शादी जो है। उन्होंने शादी की बहुत अच्छे से तैयारी की हुई थी। सभी तैयारी को देखते हुए सुषमा अपने घर के नौकरों पर चिल्ला रही थी, अरे रामू, इस लड़ी को सीधा लगा, और ये गेंदे के फूल के साथ गुलाब किसने टांग दिए? गुलाब के फूलों को अलग अलग सजाओ और गेंदे के फूलों को अलग अलग सजाओ। शादी की किसी को जैसे पड़ी ही नहीं है। तभी सुषमा को इतनी चिंता करते देख उनका पति प्रभाकर कहता है, सुषमा, मानता हूँ कि आज तुम्हारी इकलौती बेटी की शादी है, लेकिन इतना गुस्सा करके तुम सिर्फ अपना बीपी बढ़ा रही हो। अगर शादी में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो क्या हमारी बेटी निहारिका खुशी खुशी अपने ससुराल जा पाएगी? अरे यही सोच सोच कर तो मैं परेशान हो रही हूँ जी। हमारी बेटी आज हमें छोड़कर हमेशा के लिए पराई हो जाएगी। कैसे रहूंगी मैं उसके बिना, और ये घर कितना सूना हो जाएगा। सुषमा और प्रभाकर दोनों ही अपनी इकलौती बेटी को बहुत प्यार करते थे, और आज उसकी शादी विवेक से हो रही थी। उन्होंने शादी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी थी। धीरे धीरे शाम होती है। निहारिका सुंदर सा लहंगा पहनकर तैयार हो चुकी थी, और बारात भी दरवाजे पर आ जाती है। जैसे ही बाराती बैंक्वेट में एंटर होने लगते हैं तो आरती की थाली किसी को नहीं मिलती, जिसे देखकर निहारिका की सास शोभा ने कहा, अरे बहन जी, अब हमें कितने घंटे इंतजार करना होगा बारातियों के स्वागत के लिए? हम लोग इतनी दूर से नाच नाच कर आ रहे हैं, अब हम थक भी गए। बस थोड़ी देर रुकिए बहन जी, मेरी बहन आरती की थाली लेकर आ ही रही है। थोड़ी देर में सुषमा की बहन आरती की थाली लेकर आती है और बारातियों का स्वागत होता है। उसके बाद सब लोग जयमाला के बाद खाना खाने लगते हैं, और प्रभाकर हाथ जोड़कर अपने समधी विभीषण से पूछता है, विभीषण जी, खाना कैसा है? उम्मीद करता हूँ आपको खाना पसंद आया होगा। खाना तो ठीक ठाक है भाई साहब, लेकिन ये चावल बिल्कुल राशन वाले लग रहे हैं। हमें तो लगा था इकलौती लड़की को शादी करके अपने घर ले जा रहे हैं तो बासमती चावल परोसे जाएंगे बारात को। और रायता भी देखो कितना पतला है। मीठे में भी आप लोगों ने बस 3 ही आइटम रखे। ऐसे थोड़ी ना होता है। हमने तो बड़े अरमानों से इकलौती बेटी को अपने घर की बहू बनाने की सोची थी। प्रभाकर ये बातें सुनता है तो उसकी नजरें शर्म से नीचे हो जाती है। उसने सोचा था सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, और उसने तैयारी भी तो बहुत अच्छे से की थी, लेकिन निहारिका के ससुराल वाले हर चीज में नुक्स निकाल रहे थे। ऐसे ही अब निहारिका शादी करके अपने ससुराल आ जाती है, और जैसे उसका गृह प्रवेश हो रहा था कि तभी आलती की थाली नहीं मिलती, और उसकी सास ताना देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, जितना समय लगाना है लगाओ, लेकिन बहू बिना आलती की थाली के घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। वैसे भी जब हम बारात लेकर गए थे तो हमने भी तो बारात के प्रवेश के लिए इंतजार किया था। आखिर होता तो वही है ना जो आप दूसरों के साथ करते हैं। घूंघट में ही ये सब कुछ सुन रही निहारिका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो नई नवेली थी, इसलिए किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। अगले दिन निहारिका रोटियां बना रही थी, और आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी, इसलिए वो सब कुछ अच्छा बनाने के चक्कर में धीरे धीरे काम कर रही थी। कुछ ही देर में निहारिका सब लोगों के लिए खाना लेकर आती है। तभी विवेक कहता है, तुम जानती हो ना निहारिका कि आज मुझे शादी के बाद काम पर जाना है, पर फिर भी तुमने खाना बनाने में इतनी देर लगा दी। ये सारे काम ढंग से कैसे कर सकती है? इसके माँ बाप ने भी तो शादी करते हुए कोई काम ढंग से नहीं किया था। न बारातियों का स्वागत समय से हुआ, न खाने में वो बात थी जो होनी चाहिए। अरे सजावट, अरे कितनी बेकार थी, जैसे कोई पुराने जमाने की शादी हो। माँ जी, मेरे घर वालों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि अच्छे से अच्छी शादी हो, पर अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। निहारिका ये बोलती है, लेकिन उसके ससुराल वाले फिर भी मुंह बनाकर वहां से अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, और एक दिन निहारिका के ससुराल में एक बहुत बड़ी पूजा होती है, जिसके लिए पूरी रात घर में दिया जलना था। रात के समय निहारिका की सास उसे कहती है, याद रखना बहू, पूरी रात दिया जलना चाहिए। यह दिया बुझना नहीं चाहिए, तब जाकर सुबह पंडित जी आकर पूजा करेंगे, वरना सब कुछ बेकार है। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभालूंगी। निहारिका की ये बात सुनकर शोभा सोने के लिए चली जाती है। सुबह जैसे ही शोभा उठकर आती है तो देखती है कि निहारिका ने दिया का बिल्कुल वैसा ख्याल रखा है जैसा उसने कहा था, लेकिन फिर भी शोभा उस पर चिल्लाते हुए कहती है, आज जरा देखिए ये हमारी मॉडर्न बहू ने क्या नाश किया है। अब पूरा परिवार वहां पर जमा हो जाता है, तो वहीं निहारिका भी काफी घबरा जाती है। माँ जी, मैंने तो पूरी रात एक भी बार पलक तक नहीं झपकाई। इस दिए का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जैसे आपने कहा था, फिर आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? बहू, मैंने तुझे दिया जलाने के लिए बोला था, लेकिन देसी घी का तेल का नहीं। अरे अपने मायके वालों की तरह हर चीज में कंजूसी करने की जरूरत क्या थी तुझे? माफ करना माँ जी, मुझे ये नहीं पता था कि देसी घी का दिया जलाना है।
बिल्कुल अपने मायके वालों पर गई है। माँ, जब आप हर साल ये काम खुद करती हो तो आपको ही करना चाहिए था ना। भाभी अभी नहीं है, उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी। मत छोड़ो ना, जब आपको पता है ये कोई जिम्मेदारी अच्छे से उठा ही नहीं सकती तो आप उसे जिम्मेदारी देती क्यों? निहारिका को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसके ससुराल वाले तो उसे अब ऐसे सुना रहे थे और उसका खुद का पति भी उसका साथ नहीं दे रहा था। अब वो अपने कमरे में जाकर खूब रोती है क्योंकि वो अपना दुख किसी को जाहिर भी नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन नेहा को लड़के वाले देखने के लिए आते हैं। बहन जी, हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है। बहन जी, मेरी बेटी मेरी बहू से भी ज्यादा समझदार है, आप निश्चिंत रहिए, वो आपके घर परिवार को बहुत अच्छे से संभाल लेगी। अब लड़की की माँ निहारिका की ननद से अपने बेटे का रिश्ता पक्का करके चली जाती है। ऐसे ही एक दिन शोभा ने निहारिका से कहा, बहू, कुछ दिनों में अब नेहा पराई हो जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू आज अपने घर वालों को डिनर पर बुला ले। इसी बहाने हम लोगों का साथ में डिनर भी हो जाएगा और आपसी मतभेद भी दूर हो जाएंगे। अपनी ससुराल वालों की ये बात सुनकर निहारिका को हैरानी तो होती है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो अपने घर वालों को डिनर पर इनवाइट कर देती है। उस दिन शोभा ने खुद उसके मायके वालों के लिए खाना बनाया था। जिसके बाद वो खाना परोसती है तो निहारिका के घर वाले देखते हैं खाने में सिर्फ प्याज और रोटी थी। ये देखकर उन्हें बहुत हैरानी होती है। लगता है बहन जी आप हमारे लिए खाना लाना भूल गई है, यहाँ तो टेबल पर सिर्फ रोटी और प्याज है। मैं कुछ नहीं भूली हूँ बहन जी, मैं आप लोगों के खाने के लिए प्याज और रोटी ही लेकर आई हूँ। और वैसे भी जैसा खाना आपने हमें शादी वाले दिन खिलाया था उससे तो अच्छा होता कि आप हमें प्याज रोटी ही खिला देते। खैर अब जो है यही है, खा लीजिए। अब प्रभाकर धीरे से अपनी पत्नी सुषमा से कहता है, कोई बात नहीं सुषमा, बेटी का ससुराल है, इतना अपमान तो हम उसकी खुशी के लिए सह ही सकते हैं। अब सुषमा और प्रभाकर चुपचाप वो प्याज रोटी खा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर निहारिका को बहुत बुरा लगता है। आज तो इन लोगों ने हद कर दी, मेरे माँ बाप का इतना बड़ा अपमान करने की क्या जरूरत थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ससुराल वाले इस हद तक गिर जाएंगे। मेरे माँ बाप ने मुझे पलकों पर बिठाकर रखा और मेरी हर खुशी का ख्याल रखा, फिर भी उन लोगों का ये हाल है। निहारिका भी किसी से कुछ नहीं कहती और कुछ दिनों के बाद उसकी ननद नेहा की शादी के दिन पास आ जाते हैं और निहारिका के घर वाले भी शादी के लिए अच्छे से अच्छी तैयारी करते हैं। महंगा फर्नीचर दहेज में देने के लिए लेकर आते हैं, भारी गहने तैयार करवाते हैं, महंगी साड़ियां खरीदते हैं। एक दिन दोनों परिवार वाले शॉपिंग के लिए जाते हैं। तभी नेहा एक लहंगे को पसंद करते हुए कहती है, ये लहंगा कितना सुंदर लग रहा है ना, मैं तो कहती हूँ यही वाला लहंगा हम ले लेते। शोभा ने उस लहंगे का प्राइस टैग देखा और कहा, बेटा ये लहंगा तो 1.5 लाख का है, अब एक दिन पहनने के लिए 1.5 लाख का लहंगा लेना ये कोई समझदारी की बात थोड़ी ना है। शोभा की ये बात सुनने के बाद लड़के की माँ ने कहा, अरे बहन जी, आपने तो अभी से कंजूसी दिखाना शुरू कर दिया। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती, आपकी भी तो इकलौती बेटी की शादी हो रही है। अब शोभा ये बात सुनकर चुप हो जाती है, जिसके बाद नेहा को वही 1.5 लाख का लहंगा दिलवा देती है। अब शादी वाला दिन आता है। शोभा ने बैंक्वेट को बहुत अच्छे से सजवाया था और कितना गंदा लग रहा है ये टेबल, इसे बीच से हटाओ और साइड में रखो, और हाँ इसके ऊपर ना लाल रंग का कपड़ा बिछाओ। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की शादी में किसी तरह की कमी ना रहे। शोभा, विवेक और विभीषण तीनों ही मिलकर बहुत मेहनत से नेहा की शादी की सारी तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बारात आती है तो लड़की की माँ कहती है, हमें तो लगा था हमारे ऊपर गुलाब जल और इत्र छिड़क कर स्वागत होगा, लेकिन आप लोग तो बस हमें माला पहना रहे हो, और वो भी गेंदे के फूलों की। अरे कम से कम गुलाब के फूल तो मंगवा लेते। और ये क्या, शगुन के लिफाफे में बस 200 रुपए रखे हैं, अरे कम से कम 500 तो डाल देते। अपनी होने वाली समधन की बात सुनकर अब शोभा तुरंत ही शगुन के लिफाफे बदलवा देती है और 500 रुपए के लिफाफे उन लोगों को दे देती है। अब जैसे ही सभी लोग खाना खाने लगते हैं तो लड़के की माँ फिर से विभीषण के पास आकर कहती है, भाई साहब ये कैसा खाना है, अगर ऐसा ही खाना आपको खिलाना था तो बता देते, हमारे बाराती घर से ही खाना खाकर आ जाते। बहुत ही बेकार स्वागत किया आपने बारात का। बहन जी, हमने तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही किया है, फिर भी कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं माफ कर दीजिए। विभीषण ये बोलता है क्योंकि वो अपनी बेटी नेहा की शादी में किसी भी तरह का कोई झोल नहीं चाहता था और नेहा को खुशी खुशी विदा करना चाहता था। ऐसे ही किसी तरह शादी हो जाती है और नेहा अपने ससुराल चली जाती है। अब शोभा अपनी बहू को ताना देते हुए कहती है, निहारिका बहू, देखा हमने अपनी बेटी नेहा की शादी में सब कुछ कितना बढ़िया रखा। अरे ऐसे ही स्वागत हम तुम्हारे घर वालों से एक्सपेक्ट कर रहे थे,
लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। ये सुनकर निहारिका के अब सब्र का बांध टूट जाता है और उसने पहली बार अपनी सास को जवाब देते हुए कहा, माँ जी, लड़के वाले तो फिर भी बुराई ही कर रहे थे कि खाना अच्छा नहीं है, स्वागत अच्छा नहीं हुआ, उन्हें तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। निहारिका, तुम कुछ भी बोलती हो? अरे लड़के वालों का काम होता है बुराई करना, इतना सोचना नहीं चाहिए। निहारिका फिर से सब्र का घूंट पीकर रह जाती है। वहीं नेहा जैसे ही अपने ससुराल में जाती है और अपनी पहली रसोई की रस्म करती है तो उसकी सास और ससुर उसका खाना खाने की बात कहते हैं। ये कैसा खाना बनाया तुमने? ऐसा लग रहा है जैसे हॉस्पिटल में खाना बांटने का काम करती थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे उसी हलवाई ने ये खाना बनाया जिसने तुम्हारी शादी में खाना बनाया था। जैसे उस खाने में स्वाद नहीं था, ऐसे ही तुम्हारे हाथ में भी स्वाद नहीं है। अजी, लगता है हमने शादी में थोड़ी ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। सोचा था लड़की नौकरी नहीं करती तो संस्कारी होगी, घर का काम करना जानती होगी, लेकिन इससे तो कुछ भी नहीं आता। माफ करना माँ जी, पर मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगी। अरे सीख तो जाओगी, लेकिन तब तो हमें ये एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अब न जाने तुम्हें कितने साल लगेंगे अच्छा खाना बनाना सीखने में। माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं और शादी करके विदा कर दिया। ये बातें सुनने के बाद नेहा को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। अगले दिन नेहा की मुंह दिखाई थी और वो अच्छे से तैयार होकर सभी लोगों के बीच में आती है। तभी एक पड़ोसन कहती है, तुम्हारी बहू के गले का हार कितना हल्का है। लगता है बहन कि तुम्हारी समधन जी कुछ ज्यादा ही कंजूस है, तभी तो अपनी बेटी को इतना हल्का हार देकर भेज दिया। नेहा भी वहीं बैठे अपने माँ बाप की बुराई सुन रही थी, पर वो कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि अब वो इस घर की बहू थी। अच्छा हुआ भाभी के साथ रहकर मैंने इतना तो सीखा कि हमें कभी भी किसी को पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। भाभी को भी हम कितना कुछ सुनाया करते थे, लेकिन भाभी कभी भी पलट कर जवाब नहीं देती थी। मुझे आज भाभी के दुख का पता चल रहा है। नेहा चुप रहती है। एक दिन सुबह उठने के बाद वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं अपने मायके जा सकती हूँ? वैसे भी मैं जब से यहाँ शादी करके आई हूँ तब से मैं अपने मायके नहीं गई। वही तो मैं सोच रही हूँ, तुझे शादी करके इस घर में आए 4 दिन हो गए, फिर भी तूने मायके भागने, मेरा मतलब है मायके जाने की बात क्यों नहीं की? मैं तो पहले ही समझ गई थी कि आज नहीं तो कल तू ये बात जरूर बोलेगी। वैसे भी 24 घंटे काम करके बहुत थक गई होगी ना? नहीं, ऐसी बात नहीं माँ जी, बस अपने परिवार वालों की थोड़ी सी याद आ रही है। अगर आप मना कर देंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, तू अपने मायके ना जाकर ये दिखाना चाहती है कि तेरे ससुराल वाले तुझ पर कितना अत्याचार करते हैं, तुझे मायके भी नहीं जाने देते। ऐसा है, कल मेरा बेटा तुझे मायके छोड़ आएगा और परसों ले आएगा। मायके में ज्यादा रुकना सही नहीं है, अब तेरा खुद का भी तो घर है। नेहा ये बात सुनकर अपने कमरे में चली जाती है। वो बहुत खुश थी कि कम से कम एक दिन के लिए ही सही उसे अपने मायके जाने को तो मिल रहा है। जिसके बाद वो अपने मायके फोन करके बता देती है कि वो एक दिन के लिए मायके आ रही है। वहीं शोभा रसोई में काम करते हुए निहारिका से कहती है, सुना बहू, कल मेरी बेटी नेहा यहाँ आ रही है, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और अपने माता पिता की तरह कंजूसी करने की जरूरत ना है। मेरी बेटी नेहा की पसंद के सारे पकवान तुम्हें बनाने होंगे। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। नेहा दीदी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं जमाई जी के लिए भी उनकी पसंद का सारा खाना बना दूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी भी तरह की कोई भी कमी मिली तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके भेज दूंगी, समझी? अगले दिन नेहा अपने पति के साथ अपने मायके आ जाती है और नेहा सबसे गले मिलती है, लेकिन सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि नेहा निहारिका से बहुत प्यार से बात कर रही थी। भाभी कैसी हो आप? अपना ख्याल तो रखती हो ना? खाना पीना समय पर खाया करो और जब भी मम्मी की याद आए ना, मायके चली जाया करो। माँ का क्या है, वो तो ऐसे ही सुनाती रहती है। शोभा भी देखकर सोच में पड़ गई कि आखिर नेहा को अपनी भाभी पर इतना प्यार कैसे आ रहा है। यूं ही थोड़ी देर के बाद निहारिका सब लोगों के लिए खाना लगा देती है। निहारिका ने सारा खाना नेहा की पसंद का बनाया हुआ था, लेकिन बस पनीर की सब्जी में थोड़ा सा नमक कम था। तभी चिल्लाते हुए शोभा ने निहारिका से कहा, तुझे बोला था कि आज मेरी बेटी आ रही है, हर चीज का अच्छे से ध्यान रखना, लेकिन फिर भी सब्जी में नमक कैसे कम रह गया? तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। लगता है तुम्हारे घर वालों को फिर से बुलाकर प्याज रोटी खिलानी पड़ेगी, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। ये बात सुनने के बाद नेहा ने कहा, माँ क्यों चिल्ला रही हो? बस नमक ही तो कम है ना। अगर हम नमक डाल देते हैं तो ये सब्जी किसी 5 स्टार होटल के खाने से कम नहीं लगेगी। आप भाभी को बेकार में सुनाना बंद कर दो।
सभी लोग नेहा की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद विवेक कहता है, क्या हो गया छोटी, जब से आई है तब से अपनी भाभी की बहुत तारीफ कर रही हो। क्योंकि भैया, जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई हूँ ना, तब मुझे समझ में आया कि एक औरत का अपने ससुराल में एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है और उसे कितना बुरा लगता है जब उसे माँ बाप के ताने दिए जाते हैं। लेकिन भाभी फिर भी सब कुछ हंसते हुए सहती रही और यही चीज मैंने भी उनसे सीखी। और जब मेरे ससुराल वाले मुझे ताने देते हैं तो मैं सह लेती हूँ। उसकी सारी बातें सुनने के बाद सच में शुभा को एहसास होता है कि निहारिका कितनी अच्छी थी, जो कि सारी बातें चुपचाप सुन लिया करती थी। वो भी कभी भी किसी बात का पलटकर जवाब नहीं देती थी। मुझे माफ कर दे निहारिका, मैं तुझे इस घर में बेटी बनाकर लाई थी, लेकिन तुझे नौकरानी बनाकर रख दिया और हमेशा ताने ही दिए। आज जब मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो मुझे एहसास हुआ कि तुझे कितना बुरा लगता होगा। अगर मैं आज किसी और की बेटी को इज्जत दूंगी तो कोई और भी मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेगा। माँ जी, बुरा तो मुझे उस दिन लगा था जब आपने मेरे मायके वालों को बुलाकर उन्हें प्याज रोटी खिलाई थी, लेकिन फिर भी मैं चुप रही, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे यही संस्कार दिए थे कि मुझे हमेशा अपने ससुराल वालों की इज्जत करनी है। पर मुझे इस बात की खुशी है कि आज आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। नेहा तो अगले दिन चली जाती है, लेकिन अब निहारिका की जिंदगी अपने ससुराल में थोड़ी सी आसान हो गई थी। उसके ससुराल वाले न सिर्फ उसकी इज्जत किया करते, बल्कि उससे बहुत प्यार भी किया करते। कुछ दिनों के बाद शुभा फिर से निहारिका के घर वालों को बुलाती है और उनको अच्छा सा खाना खिलाती है। और निहारिका के घर वाले भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि अब वो खुशी खुशी उस घर में रह रही थी। छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार में बड़ी हुई सुहानी अपने सभी घर वालों की इकलौती और लाडली बेटी थी। छोटा परिवार होने के कारण कभी आसपास ज्यादा लोगों का ज्यादा काम, ऐसा कुछ सुहानी ने देखा ही नहीं था। अब सुहानी बड़ी हो रही थी। सुहानी के लिए अच्छे रिश्ते आना शुरू हो गए थे। शादी के नाम से सुहानी का भाई गौरव तो उसे चिढ़ाने भी लगा था। माँ देखो ना, आधा घंटा हो गया है, कब से आपकी लाडली बेटी को 2 कप चाय बनाने के लिए कहा है। आधे घंटे से ना चाय किचन के बाहर आई है और ना ही आपकी लाडली। कैसे होगा इसका ससुराल में? सुहानी की माँ मैं हूँ, लेकिन उसका ससुराल में कैसा होगा इस बात की मुझसे ज्यादा चिंता तो तुमको सताती है गौरव। एक काम करना, इसके हिस्से का आधा काम करने तुम चले जाना सुहानी के ससुराल। किचन में चाय बना रही सुहानी गौरव और राधिका की बातें सुनकर किचन से बाहर आती है। कोई जरूरत नहीं है माँ, बेवजह मेरे घर में एक इंसान बढ़ जाएगा और एक इंसान का काम भी बढ़ जाएगा, और ये वहाँ आएगा तो भी मेरी मदद थोड़ी ना करेगा, मेरा काम ही बढ़ाएगा। इससे अच्छा है मैं मेरे मायके की बला मेरे मायके में ही छोड़कर ससुराल चली जाऊँ। अरे माँ, जरा अपनी लाडली को तो देखो, अभी तक शादी फिक्स हुई भी नहीं है, लेकिन अभी से इसका इकलौता भाई बला लग रहा है। आई बड़ी एक इंसान बढ़ गया तो एक काम बढ़ जाएगा कहने वाली। अगर तेरे ससुराल में 10-15 लोग हुए तो क्या करोगी? भाई कौन से जमाने में जी रहा है? आजकल किसी भी घर में बस 4 लोग होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5। 24 साल की हो गई हूँ मैं, 10-15 लोग एक घर में रहते हैं, ऐसा घर मैंने आज तक कहीं देखा नहीं। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए ऐसा ही ससुराल ढूंढेंगे जहाँ 10-15 लोग एक ही घर में एक साथ रहते हो। नहीं रे बाबा, मैं मुश्किल से 4 लोगों को एडजस्ट कर पाऊंगी। ना ही मुझे इतने लोगों के बीच में जाना है और ना ही ऐसे घर में शादी करनी है। देख बहन, हम जो कहते हैं ना उसका उल्टा होता है। माँ इसे समझाइए ना। गौरव की बातों से सुहानी इरिटेट हो जाती है, क्योंकि सुहानी एक ऐसे घर में शादी करना चाहती थी कि जहाँ कम लोग हो, छोटी फैमिली हो जैसे उसके मायके में है। इसी तरह के रिश्ते राधिका सुहानी के लिए ढूंढ रही थी। ऐसे ही एक दिन सुहानी के लिए मनोज शर्मा का बेटा विनोद का रिश्ता आता है। खुद के कई फ्लैट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होने के कारण काफी पढ़ा लिखा होने के बावजूद विनोद अपने पिताजी के कामकाज को ही आगे ले जाना चाहता है। लड़के वाले आते हैं, सबकी जान पहचान होती है, बातचीत होती है। फिर बहन जी, आपकी बेटी बहुत सुंदर है, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, आप अपना बताइए। बेटा तो आपका भी संस्कारी और सुंदर है, लेकिन एक बार हमें आपस में बात करनी होगी। वैसे तो हमारी पूरी जान पहचान है, आपके और आपके संस्कारों के बारे में हम क्या ही सवाल करें। मैं आज शाम को फोन करके आपको हमारा जवाब बताती हूँ। ठीक है बहन जी, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। सारी बातचीत खत्म करके रिश्तेदार चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं।
शाम के समय राधिका सोफे पर बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी, क्या हुआ माँ, आप ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? कुछ नहीं बेटा, बस आज तुम्हारे लिए जो रिश्ता हमारे घर पर आया था उसी के बारे में सोच रही हूँ। वैसे तो जान पहचान के लोग हैं, लड़का अच्छा है, लेकिन वह एक बड़े बिल्डिंग में रहते हैं। माना कि उनके पास बहुत पैसा है, खुद का बंगला भी खरीद सकते हैं, आगे चलकर खरीद भी लेंगे। माँ, जान पहचान के लोग हैं, लड़का अच्छा है, जैसे मैं चाहती थी वैसे घर में सिर्फ 4 लोग हैं, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, और क्या चाहिए? सुहानी, तूने ये सब कहकर मेरा सारा टेंशन ही खत्म कर दिया। अच्छा हुआ ये लड़का और ये रिश्ता तुम्हें भी पसंद आ गया। पसंद कैसे नहीं आता माँ, मैंने देखा है इनका एक बिल्डिंग, 60-70 घर है एक बिल्डिंग में, और मैंने सुना है उनके हर एक मकान को अच्छा किराया मिलता है। कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं, बस घर किराए से दो और पैसा कमाओ। भाई, मुझे तो इंतजार है उस दिन का जब मेरी शादी होकर मैं उस घर में बहू बनकर जाऊंगी और किराए के पैसों पर राज करूंगी। अभी तो सिर्फ रिश्ता आया था, लेकिन अभी से सुहानी अपने ससुराल के सपने देखने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे सुहानी और विनोद के शादी की बात आगे बढ़ रही थी। पहले सगाई और फिर शादी, इन सब में 2-4 महीने कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। जब से शादी तय हुई थी तब से लोगों और रिश्तों से कम सुहानी पैसों के ख्वाब ज्यादा देख रही थी। देखते ही देखते सुहानी की शादी को 2 महीने बीत गए। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब किराए के पैसों के पीछे की असलियत सुहानी के सामने आने लगी थी। ऐसी हो बेटा सुहानी, मैं भी क्या पूछ रही हूँ, बिना किसी काम के तुम्हारे घर में किराए के पैसे आते हैं। सभी कामों के लिए तुम्हारे साथ ससुर ने नौकर चाकर लगाए होंगे। दिन भर कोई काम नहीं, बस तुम और हमारे दामाद है ना? क्या माँ, आप भी मेरे जले पर नमक छिड़क रही हो? शादी के 2 महीने हो गए, ना ही मुझे किराए के 2 रुपए मिले और ना ही अपने पति के साथ शांति के 2 पल। क्या बात कर रही हो? ना ही दामाद जी ऑफिस जाते हैं और ना ही कुछ और काम करते हैं, फिर उनके पास तुम्हारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? अरे माँ, वो तो बस हमें ऊपर से दिखता है कि जो लोग किराए पर घर देते हैं उन्हें कुछ काम नहीं होता, लेकिन जब हम असलियत पता करते हैं ना तो 1-2 नहीं 100 काम होते हैं। रात के 2 बजे किसी की लाइट जाती है तो मकान मालिक को फोन करते हैं, किसी का पानी का पाइप खराब होता है तो मकान मालिक को फोन करते हैं, किसी के घर पर ज्यादा मेहमान आते हैं तो मकान मालिक को फोन करते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ उनके फोन के रिंग से, न जाने कब सुकून के 2 पल मिलेंगे। सोचा था इतने बड़े लोग हैं, घर में नौकर चाकर होंगे, लेकिन उनके घर में एक भी नौकर नहीं है और हमारा घर सिर्फ घर नहीं धर्मशाला है। धर्मशाला? वो कैसे? बताऊंगी कभी फुर्सत में। मेरे ससुर जी मुझे आवाज लगा रहे हैं, पता नहीं उन्हें मुझसे क्या काम है। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ पापा जी, आपने आवाज लगाया? कुछ काम था क्या? ज्यादा कुछ नहीं बेटा, ये हमारा विकास है। हमारा विकास मतलब? हमारा विकास मतलब हमारा किराएदार विकास 54 नंबर के घर में रहता है। इसकी पत्नी मायके गई है, इसकी एक बेटी भी है। उसके एग्जाम चल रहे थे तो ये साथ में जा नहीं पाया। अच्छा, तो मैं क्या मदद कर सकती हूँ इनकी? कुछ मदद नहीं करनी है, बस मैं तुम्हें इतना बता रहा था कि आज ये शाम का खाना हमारे साथ ही खाएगा और इसकी बेटी भी। तो आज शाम को 2 लोगों का खाना ज्यादा बनाना, और हाँ, तब तक हमारे लिए 2 कप चाय और थोड़ा नाश्ता बना दो। विकास, तुम्हें ब्रेड पकौड़े पसंद है ना? जैसे ही मनोज काम की लिस्ट सुहानी के सामने खोलता है, सुहानी के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। वही अपना उतरा हुआ मुंह लेकर सुहानी किचन में आती है। हे भगवान, पता नहीं किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। अपने मायके में मैंने कभी 2 लोगों के लिए ढंग से चाय नहीं बनाई, यहाँ बेमन से पूरे घर के लिए खाना बनाती हूँ। वो कम था क्या जो अब ये लोग आज पड़ोस वालों को भी घर पर खाने के लिए बुला रहे हैं? मतलब उनकी वाइफ मायके जाए, आराम करे और उनके काम मैं करूँ? पता नहीं घर मालकिन हूँ या नौकर। थोड़ी देर गुस्से से सुहानी इधर के बर्तन उधर रखती है और खुद से बड़बड़ाती है, और फिर खुद ही शांत हो जाती है और घर के कामों में लग जाती है। किसी के लिए खाना बनाना, कोई बीमार हो तो अस्पताल में उनके लिए टिफिन भेजना, कोई मार्केट या फिर बाहर जाए तो उनके घर पर आए हुए मेहमानों के लिए चाय नाश्ता देना, और न जाने क्या क्या। इन्हीं सारी कामों में आजकल सुहानी के एक के बाद एक कई दिन निकल रहे थे। ऐसे ही एक दिन सुहानी
सुहानी के ससुर जी सुहानी को आवाज लगाते हैं। बेटा सुहानी, ये हमारे अमृता के बच्चे हैं। आज अमृता को और उसके पति को ऑफिस से आने के लिए काफी देर हो जाएगी। अभी अभी अमृता की और मेरी फोन पर बात हुई है। उन्हें आज ऑफिस में ज्यादा काम है, तो क्या तुम जब तक अमृता घर नहीं आ जाती तब तक उसके बच्चों को संभाल लोगी? बहुत ही सरल बच्चे हैं, तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। मुझे और तुम्हारी सासू माँ को सत्संग में जाना है, विनोद भी आता ही होगा। अपना और बच्चों का ख्याल रखना बेटा, हम जाते हैं। किराएदारों के बच्चों को सुहानी के भरोसे छोड़कर मनोज और गायत्री सत्संग में चले जाते हैं। तभी सुहानी को उसकी माँ राधिका का फोन आता है। क्या हाल है बेटा? अपने कामों से तुम्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिलती अपने माँ को याद करने के लिए, तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारी एक माँ भी है। क्या माँ? अभी मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। यहाँ मुझे खुद के लिए वक्त नहीं मिलता और जो भी वक्त मिलता है वह किराएदारों का ख्याल रखने में चला जाता है। पहले ही इस घर में होटल खोलकर रखा था, वो कम था कि अब चाइल्ड प्ले एरिया भी ओपन कर लिया है। क्या बोल रही है? कुछ समझ में आई ऐसा बोल। क्या बताऊँ माँ, कभी किसी किराएदार की वाइफ मायके चली जाती है तो खाना बनवाओ, कभी कोई हॉस्पिटल में रहा तो उनके लिए टिफिन बनाओ, कभी किसी किराएदार के मेहमानों का स्वागत करो तो कभी किसी के बच्चों को संभालो। इन किराएदारों से तो मैं परेशान हो गई हूँ और मेरे पति उन्हें कुछ बताने जाओ तो मेरी बातें सुनने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता। अरे बेटा, तू ही तो कहती थी इतने सारे घर है, भारी भक्कम किराया आएगा। अब किराया आ रहा है तो फिर थोड़ी बहुत परेशानियाँ भी उठानी पड़ेगी ना। माँ, एक आप ही थी जिससे मैं अपना दुख खुलकर बता पा रही थी, लेकिन अब आप भी बिल्कुल मेरी ससुर जी की तरह बातें करने लगी हो। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन। सुहानी गुस्से में फोन कट कर देती है। पहले ही सुहानी का आधा माथा गर्म था, ऊपर से घर में आए हुए अमृता के बच्चे सुहानी को परेशान करके उसका पूरा माथा गर्म कर देते हैं। बच्चों के लिए पहले खाना बनाओ, फिर उन्हें खिलाओ और फिर सुलवाओ। इन सब में कब 12 बज जाते हैं सुहानी को पता ही नहीं चलता। सुबह सुबह दरवाजे की बेल बजती है। दरवाजे पर अमृता को देखकर सुहानी अमृता से सवाल करती है, आप ऑफिस से अभी लौट रही हो? अरे नहीं, ऑफिस से तो कल 11 बजे ही लौट गई थी, लेकिन दिन भर काम करके इतना थक गई थी कि बच्चों को घर ले जाने की ताकत भी मुझ में नहीं थी। आपको आपके बच्चों की चिंता नहीं हुई? अरे चिंता कैसी, मेरे बच्चे किसी पराए घर में थोड़ी ना थे। मनोज अंकल का घर मतलब मेरे बच्चों के लिए नाना नानी का घर है। तुम अभी आई हो। जब भी मुझे ऑफिस से आने में देर होती है बच्चे रात भर यहीं पर रहते हैं। अमृता बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। पापा जी भी ना, किराएदारों को किराएदार ही रहने देना चाहिए ना, उन्हें इतना सर पर बिठाने की क्या जरूरत है? समझ में ही नहीं आता हम उनके मालिक हैं या वो हमारे। जब मन चाहे कोई भी आकर हमें ऑर्डर देकर चला जाता है। हुआ रानी सरकार, सुबह सुबह इतना गुस्सा ठीक नहीं है। वैसे किसके ऊपर आ रहा है आपको गुस्सा? भगवान का शुक्र है मैं तो आपको दिखती नहीं, कम से कम मेरा गुस्सा तो दिखा। अरे ऐसी बात नहीं है, रहने दीजिए। सुहानी, वो लोग हमारे किराएदार कम और हमारे परिवार वाले ज्यादा हैं। किसी को अपना मान लेने से कोई अपना नहीं हो जाता, और इतना बड़ा परिवार मुझे चाहिए भी नहीं था, कभी नहीं चाहिए था। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों के बीच में शादी की। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, पता नहीं पापा जी को क्या काम है, वो देखती हूँ पहले। किराएदारों से सुहानी पहले ही परेशान थी। जैसे ही मनोज के मुँह से किराएदार ये शब्द निकलता है, पिछले कई दिनों से जो गुस्सा सुहानी काबू में रखने की कोशिश कर रही थी वो गुस्सा ज्वाला बनकर बाहर आता है। बेटा सुहानी, हमारे ए विंग में जो किराएदार रहते हैं ना, जोशी जी, उनकी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, लेकिन जोशी भाभी के घुटने में दर्द है। तो एक काम करो, तुम सभी मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बना दो और उनकी बेटी रिया को भी अच्छे से तैयार कर देना, ताकि झट से लड़के वाले उसे पसंद कर लें। किराएदार किराएदार किराएदार, पापा जी इनके अलावा आपको कुछ समझता भी है या नहीं? इतने घर है हमारे, लेकिन एक भी घर का किराया वक्त पर नहीं आता। इन्हें हर एक के घर पर 100 बार चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे लोग होने के बावजूद भी आप इतना आगे पीछे करते हैं उनको। क्या जरूरत है किराएदारों को सर पर बिठाने की? ना ही इससे पैसे मिलते हैं और ना ही ये हमारे कुछ काम आते हैं। अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता, हमारे इस बिल्डिंग के ज्यादातर किराएदार पुराने हैं। जब मेरा नया नया स्टार्टअप था तो इन्हीं सब लोगों ने मेरी काफी मदद की थी। और ये सिर्फ किराएदार नहीं हैं, ये सब मेरे अपने हैं, मेरे परिवार वाले हैं।
भले ही पैसे कम मिलते हैं या फिर वक्त पर नहीं मिलते, लेकिन उनकी नजर में मेरी जो इज्जत है वो इज्जत कमाई है मैंने इतने सालों में। इज्जत? पापा जी, ये दुनिया पैसों पर चलती है। किसी के लिए चाय बनाओ, किसी के लिए नाश्ता बनाओ। पिछले 4 महीनों में मैं उनकी नौकरानी बन गई हूँ। आपकी ऐसी इज्जत का मैं अचार डालूं क्या? आपका परिवार आपको मुबारक। मुझे इन किराएदारों की झंझट नहीं चाहिए। सुहानी बेटा, इन सारे कामों से तुम्हें परेशानी हो रही थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें लगा जैसे ये सारे लोग हमें अपने लगते हैं, अपना एक परिवार लगते हैं, वैसे तुम्हें भी लगते होंगे, इसीलिए हम हक से तुम्हें काम बताते थे। लेकिन कोई बात नहीं, आगे से किराएदारों की वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। किराएदारों को जो भी मदद करनी होगी वो मैं खुद कर दूंगी, ठीक है? हे भगवान, जान छूटी। काश आज जो तमाशा किया वो मैं कुछ महीनों पहले ही कर लेती। कम से कम 4 महीने इन किराएदारों का नौकर तो नहीं बनना पड़ता। ना किसी के लिए खाना बनाना, ना किसी के बच्चों को संभालना, ना किसी के मेहमानों को देखना और ना ही किसी किराएदार का कोई टेंशन लेना। सुहानी का अगला 1 महीना बड़ी खुशी से गुजरता है। एक दिन गांव में गायत्री के पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण गायत्री और मनोज गांव जाने के लिए निकलते हैं। अभी बेटा सुहानी, मैंने सभी किराएदारों को बता दिया है कि हम गांव जा रहे हैं। कोई भी किराएदार तुम्हें परेशान नहीं करेगा, बस तुम अपना और घर का ख्याल रखना। हम चलते हैं। जैसे ही मनोज और गायत्री गांव जाने के लिए निकलते हैं, सुहानी तुरंत अपनी माँ को फोन लगाती है। आज सामने से फोन, लगता है कोई खुशी की बात है। खुशी की ही बात है माँ, और पिछले 1 महीने से मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ चल रही हैं। अच्छा, जरा हमें भी तो पता चले आपकी खुशियों का राज। किराएदारों की वजह से पिछले 4 महीनों से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरे ससुर जी मुझसे कहने लगे ये सारे किराएदार हमारे परिवार जैसे हैं, हमारे अपनों जैसे हैं। लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया, किसी को अपना कहने से वो अपना नहीं होता, और ये भी कहा कि अब मैं किसी भी किराएदार की कोई भी मदद नहीं करूंगी। पिछले 1 महीने से उन्होंने मुझे किसी भी किराएदार का कोई भी काम नहीं बताया, और अब 1 महीने के लिए मेरे सास ससुर गाँव गए हैं। जब तक वो वापस नहीं आते तब तक कोई भी किराएदार मुझे परेशान नहीं करेगा, ऐसा वो किराएदारों से कहकर गए हैं। है ना खुशी की बात? सुहानी, तुम बिल्कुल जिद्दी हो, तुम्हें जैसा चाहिए सब कुछ वैसा ही करती हो। वो तो है। अच्छा सुनो, मैं 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। कभी मेरा फोन न लगे तो चिंता मत करना, वैसे मैं अपना हाल हवाल तुम्हें बताती रहूंगी। ठीक है, कोई किराएदार आकर परेशान नहीं करेगा। सास ससुर गांव चले गए हैं, घर में शांति होगी, इस बात से सुहानी बेहद खुश थी। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए। एक दिन मार्केट जाने के लिए ठीक ठाक तैयार होकर ऊंची सैंडल पहनकर सुहानी सीढ़ियाँ उतर रही थी। तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से गिरती है। जैसे ही बिल्डिंग में सबको पता चलता है सुहानी गिर गई, देखते ही देखते सभी किराएदार भीड़ लगाते हैं। कोई डॉक्टर को फोन करता है, कोई विनोद को फोन करता है, कोई उसे उठाने की कोशिश करता है, कोई कुछ तो कोई कुछ। कोई भी अपना पास न होने के बावजूद सभी किराएदार सुहानी की मदद के लिए बिना बुलाए दौड़े चले आते हैं। उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। थोड़ी देर बाद विनोद घर आता है और देखते ही घर में भीड़ लगती है। पलंग पर सुहानी आराम कर रही, उसके पैर में चोट लगी है। उसे देखकर सुहानी, ये सब कैसे हुआ? मुझे माफ कर दो सुहानी, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो मैं ही तुम्हारे पास नहीं था। कोई बात नहीं विनोद भैया, हम सब थे ना। हम सुहानी को अस्पताल लेकर गए थे, अभी वो ठीक है, लेकिन 10-15 दिन बिल्कुल आराम करने के लिए कहा है। उनके पैर में फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर? माँ घर में नहीं है, सासू माँ भी तीर्थ यात्रा पर गई हैं। कोई बात नहीं सुहानी, तुम चिंता मत करो। अगले 1 महीने के लिए मैं सभी काम छोड़कर सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अच्छा जी, तो हम सब किसके लिए हैं? आंटी जी यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, चाय, कुछ भी घर में नहीं बनेगा। हम सब बना कर लाएंगे, आप बस सुहानी का ख्याल रखना। और भी कुछ जरूरत पड़ी तो हम हैं ही। हाँ, हम हैं। जब तक सुहानी भाभी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक और उसके बाद भी। पराये लोगों से इतना अपनापन मिलता है, ये सब सुहानी पहली बार देख रही थी।
सुहानी के पैर को गर्म पानी से सेकने से लेकर उसके बाल बनाने तक, उसके लिए चाय, नाश्ता, खाना बनाने तक हर एक काम में किराएदार सुहानी की और विनोद की मदद कर रहे थे, पूरे दिल से और अपनेपन से। किसी को अपना करने से वह अपना हो सकता है, यह बात सुहानी पहली बार महसूस कर रही थी। उसकी सोच का, बर्ताव का उसे पछतावा हो रहा था। कुछ रिश्ते खून के रिश्ते से भी बढ़कर होते हैं, इस बात का उसे एहसास होता है। उनके प्यार से, दुल्हार से और डॉक्टर के ट्रीटमेंट से कुछ ही दिनों में सुहानी का पैर ठीक हो जाता है और उसके बाद उन सभी किराएदारों को सुहानी भी पूरे मन से अपना परिवार मान लेती है।